आज हम जानेंगे महाजनपदास के बारे में, जिसका लिटरल मीनिंग है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि महाजनपदास का ओरिजिन कब, कहां और कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ महाजनपदास। ये बात है 6th सेंचुरी बीसी की, जब पहली बार लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। बहुत से प्राचीन ग्रंथ जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय, जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदास के बारे में पता लगता है। अगर जियोग्राफी की बात करें तो ये विंध्य पर्वत के नॉर्थ में थे, एक्सेप्ट वन, दैट इज असका। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर बिहार तक इनका फैलाव था। 16 महाजनपदास थे। इस बात पर तो अधिकांश एंशिएंट टेक्स्ट अग्री करते हैं, लेकिन वो 16 कौन से थे, इसमें कुछ मतभेद देखने को मिलता है। पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय में जो 16 महाजनपदास की लिस्ट मेंशन है, उसमें आते हैं काशी, कौसाला, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छ या मत्स्य, सुरसेना, असका, अवंती, गांधार और काम्बोज। दोस्तों, ये तो थे 16 महाजनपदास के नाम, लेकिन 6th सेंचुरी बीसी में ऐसा क्या हुआ कि हम लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स यानी महाजनपदास का फॉर्मेशन देखते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ महाजनपदास। लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से ही एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट ऑक्यूपेशन बन जाता है और सेटल्ड लाइफस्टाइल पैटर्न की शुरुआत होती है। उसके साथ ही शुरू होता है माइग्रेशन टुवर्ड्स लोअर गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि ईस्टर्न यूपी और बिहार का रीजन। ये रीजन सोर्स था रिच आयरन माइंस का, जिसकी वजह से आयरन का यूज बहुत बढ़ जाता है इन एग्रीकल्चर एंड वेपनरी, और इसी की वजह से हमें एग्रीकल्चर में एक सरप्लस देखने को मिलता है। अदर देन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, इस टाइम पीरियड में कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी एग्रीकल्चर को हेल्प करते हैं, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे सेक्ट्स का राइज होना, जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। इससे कैटल वेल्थ बढ़ती है, जो उस टाइम एग्रीकल्चर की बैकबोन थी। एग्रीकल्चर के बढ़ने से रूलिंग क्लास सरप्लस प्रोडक्शन को टैक्सेस के तौर पर कलेक्ट करना शुरू करती है, जिससे वो अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को पूरा करती है। और दूसरी तरफ आयरन वेपन्स के बढ़ते प्रोडक्शन से वॉरियर क्लास भी पावरफुल होता है। ये मटेरियल एडवांटेजेस इनेबल करते हैं लोगों को अपने लैंड से लंबे समय तक अटैच होने में और साथ ही एक्सपैंड करने में भी। इनफैक्ट जनपदा का लिटरल मीनिंग होता है द फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब, यानी एक ट्राइब का सेटल्ड लाइफ जीने के लिए भूमि लेना। और इस तरह से बड़े बड़े स्टेट्स फॉर्म होने लगते हैं विद टाउन्स एज देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों, इस पीरियड को सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है। आपको बता दें कि हिस्ट्री में पहला फेज ऑफ अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। खैर, जब हम ये समझ चुके हैं कि महाजनपदास का राइज कब, कैसे और क्यों हुआ, आइए जानते हैं इन 16 महाजनपदास को डिटेल में। द 16 महाजनपदास। शुरू करते हैं काशी से। काशी आज के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के पास इसका लोकेशन था। इसकी कैपिटल थी वाराणसी, जो गंगा और गोमती रिवर्स के बीच में थी। काशी अपने कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। एंशिएंट इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन थे, सभी किसी न किसी रूप में काशी से खुद को जोड़ते हैं। जैसे कि जैनास के 23rd तीर्थंकर पार्श्व के फादर को बनारस का राजा बताया गया है। बुद्ध ने भी अपना पहला सर्मन बनारस के पास ही सारनाथ में दिया था। लेकिन बुद्ध के टाइम तक काशी महाजनपदा को कौसाला एनेक्स कर लेता है और ये मगध और कौसाला के बीच युद्ध का कारण बनता है। काशी से चलते हैं कौसाला की तरफ। कौसाला के वेस्ट में थी रिवर गोमती और ईस्ट में थी रिवर सदानीरा, जो विदेहा जनपदा से इसकी बाउंड्री बनाती थी। इसकी कैपिटल थी श्रावस्ती। ये मगध के नॉर्थ वेस्ट में था। यहां का फेमस किंग था प्रसेनजीत, जो बुद्ध और महावीर के कंटेम्पररी भी थे। मगध के राजा अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच में सुप्रेमेसी के लिए लंबा स्ट्रगल चलता है। नेक्स्ट है अंग महाजनपदा आज के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता था। यह मगध के ईस्ट में और राजमहल हिल्स के वेस्ट में लोकेटेड था। चंपा यहां की कैपिटल थी। यह अपने ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस था।
6th सेंचुरी बीसी के मध्य में इसको मगध एनेक्स कर लेता है। तो आइए अब बात करते हैं मगध की। मगध का एरिया था पटना और गया के अराउंड, साउथ बिहार में। नॉर्थ और वेस्ट साइड से रिवर सोन और गंगा इसको प्रोटेक्ट करती थी। इसकी कैपिटल गिरिव्रजा या राजगृह थी, जो 5 हिल्स से घिरी हुई थी, इसलिए इस पर अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। आगे चलकर मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बनता है। अब चलते हैं वज्जी की ओर। वज्जी बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अराउंड था वज्जी महाजनपद। नॉर्थ में नेपाल के हिल्स तक ये फैला हुआ था। गंडक रिवर इसको कौसाल से अलग करती थी। वज्जी एक गणसंघ था। गणसंघ का मतलब हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। वज्जी 8 क्लैंस की कन्फेडरेसी को रिप्रेजेंट करता था, जिसमें विदेहास, लिच्छवीस और ज्ञांत्रिकास भी शामिल थे। विदेहास की कैपिटल मिथिला थी, लिच्छवीस की वैशाली, ज्ञांत्रिकास की कुंदपुरा। जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर ज्ञांत्रिकास क्लैन को बिलोंग करते थे। मगध के राजा अजातशत्रु ने इनकी कन्फेडरेसी को डिस्ट्रॉय किया था। अब बढ़ते हैं मल्ल की ओर। मल्ल को भी एक गणसंघ कहा जाता था। इनकी टेरिटरी वज्जी के नॉर्दर्न बॉर्डर को टच करती थी। इनकी एक कैपिटल कुशीनगर में थी, जहां गौतम बुद्ध की डेथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि मल्ल को 500 चीफ्स रूल करते थे। मल्ल से चलते हैं छेदी। ये आज के बुंदेलखंड के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। इसका फैलाव मालवा प्लेटो तक कहा जाता है। इसकी कैपिटल थी सुक्तिमती। शिशुपाल, जो कृष्ण का फेमस एनिमी था, उसको महाभारत में छेदी का रूलर बताया गया है। अब बात करेंगे वत्स की। वत्स की कैपिटल थी कौशांबी। इनकी सेटलमेंट मॉडर्न प्रयागराज के अराउंड थी। पुराणास में कहा गया है कि पांडवास के डिसेंडेंट निच्छक्सु ने अपनी कैपिटल कौशांबी में शिफ्ट की थी जब हस्तिनापुर में फ्लड आ गया था। मतलब वत्स कुरु क्लैन को बिलोंग करते थे। आइए अब चलते हैं कुरु देश। कुरु दिल्ली मेरठ रीजन के अराउंड था। इनके बारे में हम सभी महाभारत की स्टोरी के थ्रू जानते हैं। इनकी कैपिटल थी हस्तिनापुर मेरठ से अबाउट 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत से एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसमें मिले आर्टिफैक्ट्स को महाभारत पीरियड से लिंक करके देखा जाता है। 2020 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट के रूप में डेवलप करने का डिसीजन भी लिया। यहां से चलते हैं अब हम पांचाल लोकेटेड था रोहिलखंड और सेंट्रल दोआब के रीजन में। इनके 2 लीनिएजेस थे, नॉर्दर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी अहिच्छत्र में, और सदर्न पांचाल जिनकी कैपिटल थी काम्पिल्या। इनके क्लोज रिलेशन थे कुरु के साथ। महाभारत में पांडवास की पत्नी द्रौपदी पांचाल से ही थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा गया है। पांचाल से चलते हैं मत्स्य की तरफ। मत्स्य राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर रीजन के अराउंड था। कैपिटल थी विराटनगर, जो फेमस है पांडवों की हाइडिंग प्लेस के रूप में। इसको भी इवेंचुअली मगध अपने अंडर मिला लेता है। यहां से चलते हैं सूरसेना की ओर। सूरसेना की कैपिटल थी मथुरा। पुराण और महाभारत में मथुरा की रूलिंग फैमिली को यदूस कहा जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण को यहां का राजा बताया गया है। अब चलते हैं साउथ ऑफ विंध्यास, अस्सका की ओर। अस्सका लोकेटेड था रिवर गोदावरी के किनारे पर। यह अकेला महाजनपद है जो विंध्य पर्वत के साउथ में था, नियर मॉडर्न पैठान इन महाराष्ट्र। कैपिटल थी प्रतिष्ठान, जो एंशिएंट नाम है पैठन का। अब बात करते हैं अवंती की। अवंती अपने टाइम का एक पावरफुल महाजनपद था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास इसकी लोकेशन थी। रिवर नर्मदा तक इसका एरिया फैला हुआ था। इसकी नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैन थी और सदर्न महिष्मती। 6th सेंचुरी बीसी में इस पे एक पावरफुल राजा प्रद्योता का रूल होता है। अब चलते हैं नॉर्थ में गांधार की तरफ। गांधार की लोकेशन काबुल और रावलपिंडी के बीच में थी। कैपिटल तक्षशिला ट्रेड और लर्निंग सेंटर के रूप में फेमस थी। इंपॉर्टेंट किंग थे पुष्कर सरिन। गांधार को पर्शियंस कॉन्कर कर लेते हैं 6th सेंचुरी बीसी के एंड में।
महाभारत में धृतराष्ट्र की वाइफ गांधारी यहां की राजकुमारी थी और फेमस मामा शकुनी गांधार के राजा। अब चलते हैं काम्बोज। काम्बोज ये गांधार के पास में ही लोकेटेड था, प्रेजेंट डे पुंछ एरिया के अराउंड। काम्बोज को ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स में अनकल्चर्ड कहा गया है। कैपिटल थी पुंछ। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडिविजुअल महाजनपद की, कुछ हिस्ट्री और जियोग्राफी की। आपने यहां एक नया टर्म सुना, गणसंघ। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। गणसंघस एंड देयर राइज। महाजनपदास में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं, मोनार्कीज एंड नॉन मोनार्कियल स्टेट्स, जिन्हें कहा जाता है गणसंघ। 16 महाजनपदास में से 2 वज्जी और मल्ल गणसंघ थे। इनके अलावा और भी गणसंघ का मेंशन हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलता है, जैसे कि साक्यस ऑफ कपिलवस्तु, कोलियास ऑफ रामग्राम, मौर्यस ऑफ पिप्पलिवाहा एटसेट्रा। इन गणसंघ में पॉलिटिकल पावर ट्राइबल ओलिगार्कीज के पास होती थी, मतलब कोई एक पावरफुल राजा ना होकर एक ग्रुप ऑफ पीपल रूल करता था। अब मोनार्कियल सिस्टम की जगह गणसंघ का सिस्टम क्यों आया, इसके पीछे कुछ रीजंस थे। जैसे कि पहला, ये लेटर वैदिक पीरियड में इवॉल्व हुए। लाइफ पैटर्न के खिलाफ एक रिएक्शन था। लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारी क्लास और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, जिससे लाइफ काफी रिजिड हो जाती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं, इसलिए वो सिंपल ट्राइबल लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, जो हमें गणसंघ में देखने को मिलता है। दूसरा, गणसंघ ब्राह्मणास की बढ़ती हुई पावर के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था। गणसंघ में क्षत्रिय को ज्यादा प्रोमिनेंस मिलती है। और तीसरा, ट्राइबल इक्वालिटी के आइडिया से भी पीपल इंस्पायर्ड थे, जिसमें सिंगल राजा को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आइए अब जानते हैं कि मोनार्की और गणसंघ सिस्टम में क्या अंतर था। डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड गणसंघस। मोनार्कीज में एक ही राजा के पास रेवेन्यू लेने का राइट होता था, जबकि गणसंघ में हर एक ट्राइबल ओलिगार्क के पास यह राइट था। मोनार्की में एक स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, लेकिन ट्राइबल ओलिगार्की में हर एक राजा अपनी छोटी सी आर्मी रखता था। ब्राह्मणास का इन्फ्लुएंस मोनार्कियल सिस्टम में बहुत ज्यादा था, लेकिन गणसंघ में उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही था कि गणसंघ में ओलिगार्किक असेंबली के पास पावर थी, न कि एक इंडिविजुअल के पास मोनार्कियल सिस्टम के जैसे। गणसंघ में मोनार्की के जैसे किंगशिप हेरेडिटरी भी नहीं थी। यहां चीफ यूजुअली इलेक्ट किया जाता था। दोस्तों, लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या गणसंघ डेमोक्रेटिक थे? आइए जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में। वह गणसंघस डेमोक्रेटिक? कुछ अर्ली स्टडीज में गणसंघ को डेमोक्रेटिक कहा गया था, लेकिन जब हम इनके बारे में डिटेल में समझते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं थे। हाँ, ये सही है कि यहां का चीफ इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था, लेकिन इस इलेक्शन में सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सिर्फ कुछ क्षत्रिय फैमिलीज को ही ये राइट था। यहां सभी को इक्वल राइट्स नहीं थे, जैसे कि वुमेन को असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। इनके नाम लीडिंग क्षत्रियज लीनिएज के नाम पर ही रखे गए थे, क्योंकि उनकी पोजीशन सबसे स्ट्रांग होती थी। बाकी क्लासेस को सबऑर्डिनेट स्टेटस मिला हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि गणसंघ का नेचर डेमोक्रेटिक न होकर ओलिगार्किक फॉर्म का था। हमने गणसंघ के सिस्टम को तो समझ लिया, तो अब चलिए समझते हैं मोनार्कियल सिस्टम को। मोनार्कियल सिस्टम इन किंगडम्स। दोस्तों, मोनार्कियल सिस्टम्स में एक पावरफुल हेरेडिटरी किंग होता था। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स भी होते थे, जैसे कि मंत्री, सेनानायक, जज, चीफ अकाउंटेंट वगैरह। ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मेंटेन करते थे, जिससे अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन और प्रोटेक्शन दोनों कर सके। एंशिएंट टाइम में मोनार्किकल सिस्टम ही डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 6th सेंचुरी का एंड होते होते मोनार्किकल स्टेट्स ऑलमोस्ट सभी गणसंघ को एनेक्स कर लेते हैं। उसके बाद की पॉलिटिकल हिस्ट्री इन सभी स्टेट्स के बीच सुप्रेमेसी के लिए एक स्ट्रगल कही जा सकती है। अल्टीमेटली उस स्ट्रगल में मगध बनता है सबसे पावरफुल किंगडम, और वो इंडिया का सबसे पहला एम्पायर कहलाता है, जिसकी बात हम अलग लेक्चर में करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। दोस्तों, तो ये थे 6th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी BC के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स।
हम कहीं ना कहीं इसे इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत कह सकते हैं। महाजनपदास के पीरियड में ही पहली बार हमें पावरफुल राजा मिलते हैं और प्रॉपर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी, जो कि एक बेडरॉक है आने वाले एम्पायर्स की।